गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के फोर्थ थ्योरी का डिस्कस करेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसकी 3 थ्योरी का डिस्कस कर चुके हैं, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, और थर्ड था आपका एमएम थ्योरी, एंड फोर्थ इज़ अ ट्रेडिशनल थ्योरी यानी परंपरागत सिद्धांत। चलिए इस थ्योरी के बारे में देखते हैं। टीटी यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी इज़ अ मिड पाथ बिटवीन एनआई थ्योरी एंड एनओआई थ्योरी, यानी कि जो ये आपका परंपरागत जो सिद्धांत है ये शुद्ध आय और शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के बीच का पार्ट है, यानी कि किसका मिड पाथ है ये, एनआई और एनओआई का। तो नेट इनकम जो थ्योरी है और एनओआई थ्योरी है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट को लेकर जो बीच का कह सकते हैं मिड पाथ, वो कौन सी थ्योरी कहलाएगी, ट्रेडिशनल थ्योरी कहलाएगी। तो देखिए ये जो थ्योरी है वो एक और नाम से इसको कह सकते हैं, ये सिद्धांत मध्यवर्ती सिद्धांत भी कहलाता है। मध्यवर्ती क्या, मिड पाथ थ्योरी। क्यों क्या कहा जाता है मिड पाथ थ्योरी, क्योंकि ये एनआई और एनओआई के बीच की थ्योरी है, इसीलिए इसे मिड पाथ थ्योरी भी कहा जाता है। राइट, बात करते हैं इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट की। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज़ लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत मानता है कि जो ऋण की जो लागत होती है, यानी कि जो डिबेंचर की जो कॉस्ट होती है पूंजी की, वो कम होती है। ठीक है, डेब्ट की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, इक्विटी की कॉस्ट के कैपिटल के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट पॉइंट था कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो एनआई और एनआई के बीच का पार्ट है, यानी कि मिड पाथ है, इसीलिए इसे मिड पाथ थ्योरी भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी ट्रेडिशनल थ्योरी ना देकर आपको मिड पाथ थ्योरी अगर कहा जाता है तो हमें कौन सी थ्योरी लिखनी है, ट्रेडिशनल थ्योरी को ही लिखना है। ठीक है, अब सेकंड थिंग थी कि ये इसकी कॉस्ट को कम मानता है, डेब्ट की कॉस्ट को कम मानता है कंपैरिजन टू किसके, समता जो पूंजी की लागत होती है उससे कम मानता है। इसे लगता है कि डेब्ट क्या है, सस्ते हैं। ठीक है, बात करते हैं इफ़ इंक्रीज डेब्ट कैपिटल। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट को इंक्रीज करते हो तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। राइट, तो देखिए यहाँ पे हमने अब ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेब्ट की कैपिटल को ये वैसे भी क्या मानता है, चीपर यानी सस्ता मानता है। बाद में ये कह रहा है बट आफ्टर अ सर्टन लिमिट द इंक्रीज इन द डेब्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा डेब्ट को यूज़ करते हो, यानी कि देखिए यहाँ ऊपर तो मैंने एक प्लस बनाया था, यहाँ डबल प्लस का मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपने अपने कैपिटल पूंजी ढांचे में बहुत ज़्यादा ऋण पत्र का प्रयोग करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जो पूंजी की लागत होगी वो बढ़ जाएगी, और पूंजी की लागत बढ़ेगी जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि आप डेब्ट का यूज़ कीजिए, यानी डिबेंचर का यूज़ कीजिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, पूंजी ढांचे में डिबेंचर का, ऋण पत्र का प्रयोग कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन तक, एक सीमितता तक। अगर आप एक लिमिटेशंस के बाहर यूज़ करते हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा कि ये आपके वैल्यू ऑफ फर्म को कम कर देगा। देखिए रिजल्ट क्या आएगा इससे, अगर आप ऐसा करते हैं, द एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। अगर आप एक परफेक्ट रेशियो लेते हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुपात लेते हो, किसका, डेब्ट का और इक्विटी का, यानी कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में एक परफेक्ट रेशियो लेते हो डिबेंचर प्लस इक्विटी का, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूरे संस्था की जो लागत होती है वो कम होगी, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन द रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी अनुकूलतम पूंजी संरचना। राइट, तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसका मेन रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी अनुकूलतम पूंजी संरचना का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका थ्योरी है मेनली कंसेप्ट किस पे बेस पे था, ये था पूरा का पूरा थ्योरी वो फोकस कर रहा था डिबेंचर के यूज़ का, यानी कि आप ऋण पत्र का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना यूज़ करते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपकी कंपनी का जो वैल्यू ऑफ फर्म होगा उसको डिक्रीज कर सकता है। राइट, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसके 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ डेब्ट, यानी कि अगर आपने डिबेंचर का यूज़ किया तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि जो के ई किसको डिनोट कर रहा था, हमारे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, और के डी किसे डिनोट कर रहा है, डिबेंचर के कॉस्ट को। तो इससे ये कांस्टेंट रहेंगे यानी स्थिर रहेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप था वो कह रहा है कि डिबेंचर का यूज़ किया, देन द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा आपका। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होगा या कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो क्या बता रहा है, स्थिर बता रहा है, यानी कि नो इफेक्ट हो रहा है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ है वो दोनों ही क्या है, स्थिर है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या बता रहा है, यूज़ ऑफ डेब्ट। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा डिबेंचर का यूज़ किया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि ये ज़्यादा आपके पूंजी की लागत को और वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि इससे रिजल्ट क्या आ रहा है कि फाइनेंशियल जो रिस्क है यानी के ई, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो एंड हो जाएगी रिस्क, क्योंकि आपने डिबेंचर का ज़्यादा यूज़ किया है और डिबेंचर का ज़्यादा यूज़ करने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी या वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका मेन कारण क्या है कि जो फाइनेंशियल जो रिस्क होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वो ख़त्म हो जाएगी यानी एंड हो जाएगी। क्यों एंड हो जाएगी? बाय द लॉ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, क्योंकि आपने बहुत सस्ते डिबेंचर का यूज़ किया है। तो जो कॉस्ट ऑफ आप कह सकते हैं के ई जो इंक्रीज हो रही थी उसका जो जोखिम बढ़ रहा था वो जोखिम किससे कम हो रहा है? वो जोखिम आपका कम हो रहा है कि आपने सस्ते ऋण पत्र का प्रयोग किया है। तो इससे क्या होगा, दिस पॉइंट इज हायर सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स के ओ इज मिनिमाइम एंड V इज़ अ मैक्सिमम, यानी कि ये हमारा सबसे संतुष्टि वाला बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो आपकी पूरे संपूर्ण संस्था की जो लागत है उसको न्यूनतम करता है, और वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि जो आपका वैल्यू जो फर्म का मूल्य होता है उसको सबसे ज़्यादा अधिकतम करता है। तो यानी कि जो सेकंड स्टेप है, दिस सेकेंड स्टेप इज़ नोन एज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि द्वितीय जो स्तर रहता है, सेकेंड स्टेप रहता है, उसी को ही अनुकूलतम पूंजी ढांचे का माना गया है। तो अनुकूलतम पूंजी ढांचे का इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप डिबेंचर का यूज़ करते हो तो ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट इतना नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मेन कारण क्या है कि जब आप डिबेंचर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो जो आपकी फिनेंशियल रिस्क है वो बढ़ेगी, लेकिन फिनेंशियल रिस्क जो बढ़ेगी वो उसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क जो बढ़ रही है आपकी इक्विटी की उसको एंड किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। किससे? सस्ते जो आपने ऋण को कैपिटल स्ट्रक्चर में लिया है, यानी आप कैपिटल स्ट्रक्चर में सस्ते ऋणों को आप ले रहे हो तो इससे आपकी जो के ई है वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो सेकंड जो स्टेप है वो सबसे बेटर होता है, सबसे हाई सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहलाता है, जिसमें हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है यानी के ओ वो सबसे ज़्यादा कम यानी न्यूनतम हो जाती है, और वैल्यू ऑफ द फर्म वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट स्टेप में तो कांस्टेंट था, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रही थी, लेकिन सेकंड स्टेप में काफ़ी थोड़ा चेंज हुआ जिससे हमारा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बना। बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में तृतीय चरण में क्या कर रहा है कि डेब्ट कैपिटल अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत एक लिमिटेशन से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फर्म का ओवरऑल पूंजी की लागत रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये हमारे फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत बढ़ाएगा। हायर के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होता है इक्विटी का बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा, विच कैन नॉट बी ऑफसेटेड बाय लो डेब्ट कैपिटल कॉस्ट, यानी कि जो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो हायर हो जाएगी उसको हम जो कम लागत वाले ऋण होते हैं उससे भी पूरा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में हमने नॉर्मली डेब्ट का यूज़ किया तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रहा था, लेकिन ये कांस्टेंट था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड स्टेप में हमने डिबेंचर का कुछ थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो इससे रिजल्ट आया कि हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और जो हमारी कॉस्ट थी ओवरऑल कॉस्ट वो डिक्रीज़ हो गई। उसका मेन कारण क्या था कि जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती हैं उसको हम सस्ते ऋण पत्र को, यानी कि जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती हैं उसको हम एंड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। किससे? लोअर कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, यानी कि सस्ते वाले ऋण पत्र
से एंड कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप का कह रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डिबेंचर का यूज़ किया तो इससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट रहेगा वो भी बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज़ हो जाएगी, फिनेंशियल रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस फिनेंशियल रिस्क को हम सस्ते डिबेंचर की लागत से कम नहीं कर सकते, कॉस्ट को, किसकी कॉस्ट को, जो इक्विटी की कॉस्ट होगी उसको। तो ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी इसमें इंपॉर्टेंट 3 स्टेप थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप था, और जो सेकंड था वो सबसे बेटर स्टेप है, ठीक है। तो इसको ट्रेडिशनल थ्योरी को हमने 3 स्टेप में डिवाइड करके बताया आपको। ओके, थैंक यू।